नमस्ते बच्चों, विकास एंड स्टडीज में आपका स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय के अंदर। हिंदी विषय में जो भी चीज़ होगी हमारी, उसका एक एक टॉपिक लेंगे। उस टॉपिक के अनुसार हम पढ़ेंगे। हमने पहले पढ़ी थी उत्पत्ति। उत्पत्ति के अंदर हमने पढ़ लिया था कि हिंदी भाषा का उद्गम कहाँ से माना गया है, कौन सी भाषा से है। तो संस्कृत सबकी जननी है, वहाँ से सभी भाषाएं निकली है। और उस भाषा से निकलकर जब शौरसेनी अपभ्रंश भाषा आई तो उससे हिंदी का उद्गम हुआ। तो हम आज का टॉपिक लेते हैं। बच्चों की कई डिमांड थी कि सकर्मक अकर्मक क्रियाओं के बारे में बताइए हमें, क्रियाओं के बारे में। तो मैंने आज टॉपिक लिया है क्रिया। तो क्रिया के बारे में बच्चों आज हम पढ़ेंगे। क्रिया कितने प्रकार की होती है, उसके भेद क्या क्या होते हैं, क्रिया कहाँ कहाँ पर लगती है और किस प्रकार से लगने पर वह किस नाम से जानी जाती है। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है बच्चों, देखिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रिया। क्रिया किसे कहेंगे बच्चों? क्रिया उसे कहेंगे, किसी कार्य को करने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? क्रिया। किसी कार्य का होना ही क्रिया कहलाता है। मैं अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने का कार्य हो गया, ये क्रिया हो गई। जिसमें कर्ता किसी कार्य को करता है वह क्रिया बन जाती है। सीधा सा सिंपल है। इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा मैंने ये डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम को पहले अपन को समझना है, उसके बाद में फिर हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्रिया। क्रिया किसी कार्य को होने को क्या कहेंगे? हम क्रिया कहेंगे। किसी कार्य का होना क्रिया कहलाता है, या कर्ता का होना क्रिया कहलाता है। उसके बाद देखिए, क्रिया के दो भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं? क्रिया के दो भेद माने गए हैं। एक भाग माना गया है क्रम के आधार पर, और दूसरा माना गया है प्रयोग तथा रचना के आधार पर। यानी कि एक तो माना गया है क्रम के आधार पर और एक प्रयोग संरचना के आधार पर। यानी कि क्रम के अनुसार जो कार्य होगा वो किस भाग में होगा? क्रिया में। दूसरा, किसी भी चीज में हम क्रिया का प्रयोग करेंगे उसमें, और उसकी संरचना कैसी बनेगी उसके आधार पर ये दो भागों में बांटा गया है क्रिया को। तो पहली तो क्या हो गई हमारी? क्रम के आधार पर क्रिया। दूसरी हमारी हो गई प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया। तो दो भागों में क्रिया को बांटा गया है। यदि हमारे क्वेश्चन आए क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, तो हम वहां पर लिखेंगे क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। एक तो क्रम के आधार पर, एक प्रयोग और संरचना के आधार पर। तो ठीक है, क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद, क्रम के आधार पर और प्रयोग और संरचना के आधार पर। अब देखिए इन दोनों में भी इनके कितने कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम क्रम के आधार पर चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि क्रम के आधार पर, यहाँ देखिए क्रम के आधार पर, तो क्रम के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक अकर्मक और एक सकर्मक। ज्यादातर हमारे क्रिया के अंदर सकर्मक अकर्मक धातुओं के बारे में आता है। तो सीधा सा सिंपल है कि अकर्मक और सकर्मक में अंतर क्या है। स का मतलब होता है जुड़ना और अ का मतलब होता है नहीं। अर्थात यहाँ पर है अकर्मक, यानी नहीं है क्रम। जिसमें क्रम नहीं है वह अकर्मक क्रिया कहलाएगी। अ का मतलब होता है नहीं, है ना। तो नहीं है क्रम जिसमें, यानी अकर्मक में क्रम नहीं होता। सकर्मक, स यानी सहित जुड़ा हुआ, तो सकर्म का अर्थ क्या होगा? सकर्मक, यानी कर्म जुड़ा हुआ है, कर्म सहित है। तो जहां पर कर्म होगा वहां सकर्मक, जहां कर्म नहीं होगा अकर्मक। सी जिसमें जिन क्रियाओं में कर्म जुड़ा हुआ नहीं होगा वहां पर क्या होगा? अकर्मक। और जिन क्रियाओं में कर्म जुड़ा हुआ होगा वह सकर्मक। अब देखिए अकर्मक को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होगा पूर्ण अकर्मक क्रिया और दूसरी है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। एक तो पूर्ण ही हो जाती है अकर्मक क्रिया और एक अपूर्ण अकर्मक क्रिया जो पूर्ण नहीं होती। दो प्रकार की ये है अकर्मक क्रिया बताई गई है। तो हमारे कर्म के भेद है दो, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक को दो भागों में बांटा गया है, पूर्ण अकर्मक और दूसरा अपूर्ण अकर्मक क्रिया के अंदर। तो अकर्मक के दो भेद। अब देखिए सकर्मक, सकर्मक को भी दो भागों में बांटा गया है, एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। जहां पर एक कर्म के साथ एक ही क्रिया का बोध हो उसे एक कर्मक क्रिया कहेंगे, और जहां पर क्रिया के साथ दो कर्म का बोध हो उसे हम द्विकर्मक कहेंगे। जैसे मैंने कहा कि राम खाना बना रहा है, तो राम एक क्रिया है, वो खाना बना रहा है।
यहाँ पर द्विकर्मक के अंदर जब वाक्य आएगा छात्र अध्यापकों को पढ़ा रहे हैं, तो छात्र और अध्यापकों को दो क्रियाएं हो गई ना, इसलिए उसे द्विकर्मक रखा गया है। मैं इनका ऐसा पढ़ाऊंगा मैं आपको कि आप कंपटीशन एग्जाम तक में भी आप भूल नहीं पाओगे इन चीज़ों को। किससे लगाकर बनाना है, सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करते हैं, अकर्मक की पहचान कैसे करते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको अध्ययन करवाऊंगा। तो यह तो हमारा क्रम के आधार पर हो गया। देखिए, क्रम के आधार पर अकर्मक और सकर्मक दो भाग, अकर्मक के भी दो भाग, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक को भी दो भागों में बांटा गया है, एक अकर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। तो ये हमारा क्रम के आधार पर समाप्त दो भागों में है, इसके भी दो भाग हैं और अकर्मक के भी दो भाग, सकर्मक के भी दो भाग। अब देखिए, एक तो था हमारा क्रम के आधार पर और दूसरा था प्रयोग और संरचना के आधार पर। अब देखिए, यहाँ पर प्रयोग तथा संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। अब दो भाग थे, जिनमें दूसरा भाग हमारा प्रयोग और संरचना के आधार पर दूसरा भाग हो गया। अब इस दूसरे भागों को 8 भागों में बांटा गया है। यहाँ क्रम के आधार पर तो 2 भागों में बांटा गया था, उसके भी दो भाग थे। यहाँ पर सीधा ही 8 भागों में बांट दिया गया है। अब 8 भागों के अंदर जब बांटा गया तो वो किस प्रकार से बांटा गया, देखो। सबसे पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, फिर है पूर्वकालिक क्रिया, फिर नाम धातु क्रिया, फिर कृदंत क्रिया, फिर सजातीय क्रिया और फिर सहायक क्रिया। तो ये 8 भागों के अंदर इसको बांटा गया है। अब 8 के ही बारे के अंदर जब हम चर्चा करेंगे विस्तार से तो आपको समझ में आएगा कि इनका महत्व क्या है, इन 8 को क्यों रखा गया है। कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी ये क्रियाएं आती है, ये तो आती है, लेकिन इनके साथ साथ आजकल ये वाली क्रियाओं को भी उसमें जोड़ दिया गया है। यहाँ पर देखिए, सामान्य क्रिया के अंदर हम सामान्य क्रियाओं का ही प्रयोग में लेंगे। हाँ, जैसे राम खाना बना रहा है, सीता खाना बना रही है, ये सामान्य क्रिया हो गई, एक आम सामान्य क्रिया हो गई कि बना रही है ना। जब हम इसको संयुक्त के अंदर कर देंगे तो संयुक्त का अर्थ क्या होता है, जुड़ना, यानी कि कोई ना कोई उसके साथ जुड़ रहा है। जैसे मैंने कह दिया राम और सीता खाना बना रही है, अब 2 व्यक्ति बनकर खाना बना रहे हैं, यानी कि संयुक्त हो गए। पहले ऊपर वाली सामान्य क्रिया में तो क्या था, राम खाना बना रहा है या सीता खाना बना रही है, तो वहां पर तो सिर्फ एक ही सामान्य था, सामान्यतः क्रिया के अंदर कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर संयुक्त के अंदर 2 जुड़ गए, राम और सीता खाना बना रहे हैं, राधा और सीता खाना बना रहे हैं, तो यहाँ पर संयुक्त हो गया। तो जहाँ पर 2 क्रियाएं जुड़ जाएगी कर्ता के साथ के अंदर, तो वहां पर संयुक्त क्रिया हो जाएगी। तो सामान्य और संयुक्त। उसके बाद में प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर क्या होगा, प्रेरणा दी जाएगी, यानी कर्ता स्वयं न कर कर किसी दूसरे कर्ता से उस क्रिया को करवाएगा। जैसे राम ने कहा सीता खाना बना रही है, तो राम खाना नहीं बनाकर राम कह रहा है कि भाई सीता खाना बना रही है, तो एक कर्ता न कर कर दूसरा कर्ता उस कार्य को कर रहा है संपन्न। तो यहाँ पर हमारी क्या आएगी, प्रेरणार्थक, प्रेरणा दे रहा है वो उसे, ठीक है। अब पूर्वकालिक क्रिया के अंदर क्या आएगा, यानी कि पूर्व में ही वो क्रिया हो चुकी हो। पूर्वकालिक का अर्थ क्या होता है, पूर्व यानी पहले ही, वह कालिक यानी पूर्व काल में ही वह क्रिया संपन्न हो गई हो। अब पूर्व काल में जो संपन्न हो गई हो, कैसे, राम ने खाना खा लिया, राम ने खाना खा लिया, सीता ने खाना बना लिया, तो यह क्रिया क्या हो गई, पूर्वकालिक हो गई। जो पूर्वकालिक यानी कि वह क्रिया जो पहले हो चुकी हो, जैसे राम ने खाना खा लिया यानी खाना खा लिया, क्रिया पूर्वकालिक हो गई, तो वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। यानी कि पहले जो क्रिया हो जाती है उसे हम क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया के अंदर रख देंगे, यानी कि पहले हो चुकी, भूतकाल बन गया वो, यानी पूर्वकालिक क्या होता है, एक भूतकाल बन जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो अगली 5वीं हमारी नाम धातु है। बच्चों, नाम धातु के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन्हीं सभी चीजों का सम्मिश्रण हो जाता है। यहाँ पर राम अपने मकान में खाना बना रहा है, सीधी सी बात है, संज्ञा आ गई, और जहाँ पर मकान आ गया, मकान संज्ञा के अंदर होगा, तो वहां पर किसका प्रयोग होगा, नाम धातु में। कई बार कंपटीशन एग्जाम में दे देते हैं इसी प्रकार से, इसमें कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक में संयुक्त है, पूर्वकालिक और नाम धातु है। यदि संज्ञा सर्वनाम वगैरह साथ के अंदर जुड़ जाता है तो उसके अंदर हम किसका प्रयोग करेंगे, नाम धातु के अंदर। नाम धातु में हमेशा ये याद रखो, यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम,
और विशेषण, इनका सम्मिश्रण होगा यहाँ पर नाम धातु में। चलो उसके बाद देखिए कृदंत क्रिया। अब कृदंत क्रिया के अंदर क्या होगा, यहाँ पर प्रत्यय से जुड़े हुए होंगे, कई प्रत्यय होंगे जो उन प्रत्ययों का प्रयोग हमें कृदंत धातु के अंदर करना होगा। जैसे समाज है, समाज से सामाजिक बन गया प्रत्यय जुड़ते ही, तो सामाजिकता के का बोध यहाँ पर होगा कृदंत धातु में। हमारा समाज सामाजिकतापूर्ण है, तो यहाँ पर कृदंत धातु का प्रयोग हो जाएगा हमारे। यहाँ पर देखिए सजातीयों के अंदर क्या होगा, क्रिया और क्रम के बारे में आएगा। यहाँ पर सजातीय जहाँ पर कर्ता भी आ रहा हो, क्रम भी आ रहा हो, और जहाँ पर क्रिया क्रम के अनुसार हो रही हो वह सजातीय क्रिया होगी। और यहाँ पर सहायक क्रिया के अंदर होगा, जो साथ के अंदर सहायक क्रिया जो हमारी आती है, रहा है, रही है, था, थे, इस प्रकार से जो सहायक क्रिया हमारे साथ के अंदर जुड़कर वाक्य को सुंदर बना देती है। एक तो मैं कहूँ वह विद्यालय जाता है, जाता, तो उसके आगे है नहीं जोड़ेंगे जब तक अक्षर नहीं लगेगा वाक्य। वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय गया, अब गया के आगे है जोड़ देंगे गया है, तो अर्थ भी चेंज हो गया, कई परिवर्तन हो जाते हैं साहब, वो विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्रिया के अनुसार वाक्य को दो भागों में बांटा गया है, क्रम के आधार पर और प्रयोग तथा संरचना के आधार पर। क्रम को अकर्मक और सकर्मक दो भागों में बांटा गया। अकर्मक को पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया दो भागों में बांटी गई। यहाँ पर सकर्मक क्रिया को एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया दो भागों में बांटा गया है। अर्थात क्रम के आधार पर दो है, अकर्मक सकर्मक, अकर्मक को भी दो भागों में बांटा गया है और सकर्मक को भी दो भागों में बांटा गया है। पूर्ण अकर्मक के अंदर तो क्या होगा, यहाँ पर अकर्मक क्रियाएं पूर्ण हो जाएगी, और अपूर्ण के अंदर क्या होगा, यहाँ पर अपूर्ण नहीं होगी। यहाँ पर एक क्रम क्रिया में एक क्रम होगा और यहाँ पर क्रिया में दो क्रम होंगे। जहाँ पर दो क्रम हो जाएंगे वो द्विकर्मक कहलाएगी, जहाँ पर एक क्रम होगा वहाँ एक क्रम कहलाएगा। किसमें, सिर्फ सकर्मक के अंदर। यहाँ पर देखिए प्रयोग तथा रचना के आधार पर सामान्य क्रिया में हम सामान्य क्रिया होगा बोध होगा। इसके बाद संयुक्त क्रिया में कोई चीज जुड़ जाएगी। प्रेरणात्मक क्रिया के अंदर कोई प्रेरणा द्वारा दूसरा कार्य करेगा। पूर्वकालिक क्रिया के अंदर कार्य संपन्न होने के बाद में हमें बताया जाएगा कि कार्य हो चुका, राम ने खाना खा लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए कि नाम धातु क्रिया के अंदर संज्ञा सर्वनाम विशेषण का प्रयोग होगा। कृदंत क्रिया के अंदर प्रत्ययों का मिलान होगा, प्रत्यय आएंगे, प्रत्ययों से जुड़कर वाक्य का निर्माण होगा। कर्ता के अंदर इनमें क्रिया में कर्ता द्वारा क्रिया के अंदर परिवर्तन होगा। यहाँ पर कृदंत धातु के अंदर प्रत्यय का प्रयोग होते हुए हम वाक्य का अर्थ पूर्ण करके उसे पूर्ण वाक्य बनाएंगे। सजातीय क्रिया के अंदर कर्म और कर्ता और कर्म द्वारा वाक्य बनाए जाएंगे। और सहायक क्रिया के अंदर हम सहायक क्रियाओं का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इन सभी के द्वारा जो क्रिया है, कई प्रकार की ऐसी क्रियाएं हैं हमारे सामने जो हम उसका प्रयोग करते हैं, हमें खुद को भी पता नहीं चलता कि इसमें कौन सी क्रिया हो गई। जब बच्चा शुरू स्टार्टिंग के अंदर पढ़ता है तो वो यही जानता है कि भाई पीछे लगने वाली क्रियाओं को क्रिया कहते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे वो कंपटीशन एग्जाम फाइट करता है और आगे जब बढ़ता है तब उसे पता चलता है कि क्रिया के इतने भेद, हमें तो पता ही नहीं था कि क्रिया के इतने भी कोई भेद होते हैं। जब मैंने भी अध्ययन करना प्रारंभ किया था उस समय मैं यही सोचता था कि भाई क्रिया है, उसके बाद में जैसे जैसे मैंने पढ़ा तो उसके बाद में सकर्मक अकर्मक क्रिया आई, तो मैंने सोचा सकर्मक अकर्मक भी क्रिया होती है, इसका भी अध्ययन किया। बाद में जब धीरे धीरे जब अध्ययन किया मैंने, जब घोर अध्ययन किया तो उस समय मुझे पता लगा कि क्रिया तो दो प्रकार की होती है, एक क्रम के आधार पर, एक प्रयोग रचना के आधार पर। जब इनका अध्ययन करने लगा, जब पता चला अरे क्रम के आधार के अंदर आई ये सकर्मक अकर्मक जो चीज़ हमने पहले पढ़ी थी 12th के अंदर, लेकिन फिर बाद के अंदर जब हम धीरे धीरे और अध्ययन करने लगे 11th 12th के अंदर, BA लेवल के अंदर जब मैंने अध्ययन किया, व्याकरण पढ़ी, तब उसके अंदर पता चला कि यहाँ पर जो ये क्रियाएं हैं ये 8 प्रकार की होती हैं। और कई मेथड ऐसे होते हैं कि उनके अंदर कई ज़्यादा भी दे देते हैं कि भाई कई में ज़्यादा है, कई में कुछ कम है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ ऑथेंटिक चीज़ पढ़ाऊँगा जो NCERT की बुक के अंदर होगा, मैं वही पढ़ाऊँगा। आप चाहे इसे 10th 12th की
लेवल की व्याकरण की बुक उठा के देख लेना। किसकी? 10-12 की एनसीईआरटी की ऑथेंटिक बुक उठा के देखना। उसके अंदर यही भाग बताए गए हैं और इसके वही 8 भाग बताए गए हैं। उसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऑथेंटिक चीज़ ही मैं पढ़ता हूँ और मेरे जो गुरु हैं वो भी ऑथेंटिक चीज़ ही मुझे पढ़ाते हैं। इसलिए अगर अच्छा ज्ञान लूँगा तो अच्छा ज्ञान ही दे पाऊँगा। तो ये मेरी सोच है बच्चों। तो इस प्रकार से देखिए, ये पूरे 8 भेद एनसीईआरटी की बुक के अंदर बताए गए हैं। उसको आप पढ़ना, उसको अपने आप तुम्हें पता चल लग जाएगा कि हाँ सर ने इसके 8 भाग बताए हैं। कई ग्रामरों के अंदर न जाने क्या क्या मिलेगा तुम्हें, न जाने क्या क्या हर कुछ मिलेगा कि यहाँ क्या है, उसमें क्या है, व्यक्ति का, बच्चे का दिमाग थोड़ा अलग हो जाता है। और कभी कभी बच्चे ये भी सोचता है कि सर ने तो ये पढ़ाया है और इसमें तो ये है, मैं तो इस चीज़ को मानूंगा। जबकि उस चीज़ को न मानकर आप स्वयं ओनली एनसीईआरटी की बुक देखो, आरबीएससी की बुक देखो, 10-12 की, उसके अंदर क्या लिखा गया है उसी चीज़ को आप ऑथेंटिक मानो। उसी से आप कोर्ट में रिट लगा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। अन्यथा और ये बाजार में बिकने वाली कई किताबों से थोड़ी ना कोर्ट अप्लाई करेगा। जो गवर्नमेंट की बुक होगी, जो गवर्नमेंट की बुक होगी उसी को पढ़ने पर उसी में अच्छा ज्ञान मिलेगा। और गवर्नमेंट चीज़ छापती है तो कोई ऐसे थोड़ी ना छापती है। हर चीज़ का मिलान करके, हर चीज़ को परख कर, वहाँ के विद्वान हर चीज़ को देखकर फिर छापा जाता है। क्योंकि उससे आने वाला भविष्य पड़ता है। उससे क्या पड़ता है? आने वाला भविष्य पड़ता है। आने वाला भविष्य कौन है? हम बच्चे। और जब हम उससे अध्ययन करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। अन्यथा हम कैसे? तो गवर्नमेंट इतना बड़ा कार्य ऐसे ही नहीं लेती। इसलिए ऑथेंटिक चीज़ पढ़ना बहुत अच्छी बात है और उसी से ज्ञान लेना भी बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें यहाँ पर ऑथेंटिक चीज़ पढ़ाऊँगा। 10-12 के अंदर जितने भी मैटर है अपने तक जो भी है वो सब मैं बुक्स से ही पढ़ाऊँगा मैं तुम्हें, और अच्छे लेवल से पढ़ाऊँगा। बस ये है कि आप उसको पढ़ना और अच्छे से अध्ययन करना। मैं उसके बारे में और अपन इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक तो हमारे जो चीज़ मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ उसे यहीं पे रटवा देता हूँ, अगर ध्यान से पढ़ने वाला बच्चा हो तो। देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया किसे कहते हैं? कार्य करने के होने को, कर्ता के होने को क्रिया कहते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है कर्म के आधार पर और एक प्रयोग और संरचना के आधार पर। यहाँ पर 2 भागों में याद कर लो आप, सकर्मक और अकर्मक, बस और कुछ नहीं। और ज़्यादा विस्तार से याद करना चाहते हो तो पूर्णाकर्मक और अपूर्णाकर्मक। यहाँ पर एक कर्म क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। क्लियर? यहाँ पर जब आ जाओ तो यहाँ पर 8 प्रकार के अंदर माने गए हैं हमारे। 8 प्रकार को जो सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कर्दंत क्रिया, सजातीय क्रिया, सहायक क्रिया। जब इनके बारे में हम कहेंगे कि भाई 8 को कैसे याद करें, यहाँ तो याद हो गए लेकिन ये भी याद हो जाएंगे। उनको याद करने का एक तरीका, हम एक एक चीज़ को लेंगे। जैसे मैंने अभी 2 वाक्य बताए तुम्हें, सामान्य और संयुक्त। कि सामान्य के अंदर तो एक ही कर्ता और एक ही क्रिया आएगी, यहाँ पर 2 कर्ता आ जाएंगे, क्रिया एक रहेगी। जैसे सामान्य का मैंने बनाया था कि भाई राम खाना बना रहा है या सीता खाना बना रही है, लेकिन जब इसका मैंने संयुक्त बनाया तो राम और सीता खाना बना रही है, यानी कि 2 कर्ता एक ही कार्य कर रहे हैं खाना बनाने का, तो संयुक्त हो गए ना। जहाँ पर भी ज़्यादा कर्ता आ जाएंगे, मिश्रण करके अगर वाक्य का प्रयोग हो वहाँ संयुक्त हो जाएंगे। तो इन दोनों को हमने ऐसे पढ़ दिया था। उसके बाद में जैसे प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर मैंने बताया आपको कि प्रेरणा दी जाती है, तो उससे प्रेरणा से समझ जाओ, एक बालक दूसरे बालक को प्रेरणात्मक अगर कोई कार्य करने के लिए अगर कहता है तो वो प्रेरणात्मक क्रिया में चली जाएगी। इसके बाद में पूर्वकालिक के अंदर पहले वाली क्रिया जो हो चुकी भूतकाल के बारे में, यहाँ पर नाम धातु के अंदर संज्ञा सर्वनाम आ जाएगी, कर्दंत के अंदर प्रत्ययों का प्रयोग हो जाएगा, सजातीय के अंदर कर्ता कर्म का प्रयोग हो जाएगा, और यहाँ पर सहायक क्रिया में सहायक क्रियाओं का प्रयोग हो जाएगा। तो देखिए बच्चों कि आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा भी नहीं। इसके बाद में फिर मैं अगला वीडियो एक एक टॉपिक के हिसाब से डालूंगा। उसमें मैं आपको लिखवाऊंगा इनकी सबकी परिभाषाएं क्या होती है क्या नहीं होती, इन सभी को आपको लिखना है और याद करना है। ये हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सकर्मक अकर्मक उनको वाक्यों को भी मैं बनाना सिखाऊंगा आपको कि सकर्मक की पहचान कैसे करेंगे और अकर्मक की पहचान कैसे करेंगे, इसमें कर्म है या नहीं, इसमें कर्म है या नहीं, और इसका भी हमें पता चलेगा जब हम इस वाक्य को पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही, और इसके बाद में फिर अपन आगे पढ़ेंगे क्लास के अंदर। जब तक के लिए धन्यवाद, और मेरा वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगा हो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों।